और इस बदलती दुनिया में हिंदी क्या अपनी भूमिका निभा रही है, किस रूप में निभा रही है, उन्हीं बिंदुओं पर हमें कुछ प्रकाश डालना है। मैं आयोजक बंधुओं से क्षमा चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा विलंब से शुरू हो रहे हैं। मेरे यहाँ नेटवर्क दिन भर ठीक ठाक था, जैसे ही हमने शुरू किया वो गड़बड़ हो गया और अभी टेलीफोन विभाग से फोन आ रहा है, लेकिन वो बाद में हम ठीक करवाएंगे उसे। खैर, किसी तरह से हम आपसे जुड़ पाए, ये हमारा संयोग है, हमारा सौभाग्य है। आप लोगों ने हमें यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए अवसर दिया है। मैं रामानुजन कॉलेज का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ, और इस कॉलेज से चूंकि मेरा एक बहुत ही आत्मीय लगाव रहा है, इसलिए भी बंधुवर आलोक पांडे जी के अनुरोध को अस्वीकार करना मुश्किल था। मित्रों, आज जिस हम संस्कृति में जी रहे हैं, वह संस्कृति बड़ी भयावह संस्कृति का हिस्सा हो गई है। और आप ये भी देखेंगे कि आज के समय में जो हिंदी है, उसका स्वरूप अब कैसा हो गया है। मैं कुछ बिंदुओं पर विचार प्रस्तुत करूंगा अपने। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी संसार की एक ऐसी भाषा है जो बेहद वैज्ञानिक भाषा है, और वैज्ञानिकता के साथ साथ इस भाषा की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये समावेशी है, इंक्लूसिव लैंग्वेज है। संसार की यह उन भाषाओं में से है जिसने अपने भीतर अनेक भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किए हुए है। ये आत्मसात, ये इंक्लूसिवनेस हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा आपको। इंग्लैंड के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आर.एस. मैकग्रेगर। उन्होंने जो अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया है, उसमें हिंदी की बहुत सी शब्दावली आई हुई है। तो जैसे रोटी, ढाबा इत्यादि में बहुत सारे उदाहरण मैं देख रहा। बात चूंकि संक्षिप्त में करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लगभग 15 मिनट विलंब से चल रहे हैं, 20 मिनट विलंब से चल रहे हैं। तो जितना मुझे कहना था, मुझे नहीं मालूम है कितना मेरे पास समय है। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो कुछ मैंने अभी तक सोचा है वो समेट सकूं। देखिए, राजनीति की भी भाषा होती है और भाषा की भी राजनीति होती है। ये भाषा की राजनीति ही है जो तख्ते पलट तक करवा सकती है, और तख्त पर बिठा सकती है और तख्त से उतार सकती है। हिंदी में ये ताकत है कि वो सत्ता नशीन करा सकती है और सत्ता से उतार सकती है। और इतना तो तय है मित्रों कि इस देश में अगर राजनीति करनी है तो अच्छी भाषा राजनीतिज्ञ को आनी चाहिए। और वो हिंदुस्तान की जो भाषा है, खास करके राज करने के लिए, राजकाज नहीं, वैसे तो हिंदी राजकाज की भाषा है, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना हो रहा है और कितनी
आंतरिकता के साथ हो रहा है ये और बात है, लेकिन इतना तय है कि हिंदी सत्ता की भाषा इस समय बन गई है। और जो अच्छी हिंदी बोलेगा वो इस देश की बागडोर को संभाल सकता है। एक साल पहले मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था और मैं कैब के ड्राइवर से बात कर रहा था, तो उसने एक राजनीतिज्ञ के बारे में कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, वो हिंदी तो बहुत अच्छा बोलता है ना। तो ये जो आम आदमी है, उस आम आदमी को हिंदी भाषा चाहिए, और ऐसी हिंदी भाषा चाहिए जो वो समझ सके। ऐसी हिंदी भाषा नहीं जो हमारे कार्यालयों की भाषा है, जो हमारे साहित्य की भाषा है। साहित्य की भाषा अलग होती है और प्रयोग की भाषा अलग होती है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि मीडिया में भी मीडिया की भाषा बोलने की भाषा और है, और प्रेजेंटेशन की भाषा और है, जनता की भाषा और है, साहित्यकार की भाषा और है। एक ही हिंदी के अनेक रंग हैं। और अमिताभ बच्चन जब ये कहते हैं गंगा किनारे छोरा गंगा किनारे वाला, खैके पान बनारस वाला, तो वो उससे हिंदी का जो क्षेत्र है वो बढ़ता है। लेकिन यही भाषा में यही चमत्कार होता है, शब्द में ही चमत्कार होता है। खैके पान बनारस वाला की जगह अगर आप खाकर पान बनारस वाला कर देंगे तो वह आंतरिकता नहीं आएगी भाषा में। वो जो कल्चर दिखाना चाहता है, वो जो संस्कृति दिखाना चाहता है, मान लीजिए बनारस की संस्कृति को दिखाना है तो खाकर पान बनारस वाला नहीं हो सकता है, वो खैके पान बनारस वाला ही होगा। इसी तरह से हर क्षेत्र की एक हिंदी है। इसीलिए हिंदी जो है उसका एक रंग नहीं है, उसका एक शेड नहीं है, अनेक शेड्स हैं उसके, अनेक उसकी अर्थक छायाएं तो हैं ही, उसके साथ साथ हिंदी के रंग अनेक हैं। तभी तो कहा जाता है कि मुंबईया हिंदी है, कलकतिया हिंदी, और यहां तक कि अब तो पूरबिया हिंदी भी कही जाने लगी है। तो ये हिंदी की ताकत है। एक दक्षिण भारतीय भी जिस तरह से हिंदी का प्रयोग करता है वो अच्छी मधुर लगती है। तो ये किसी भाषा के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है कि उसके इतने शेड्स होते हैं, इतने रंग होते हैं, इतनी तरह से आप शब्दों को लेकर के रंग सकते हैं। ये हिंदी की ही एक ताकत है। हालांकि हिंदी के बरक्स अंग्रेजी को रख करके जब बात की जाती है, और जिस भाषाई वर्चस्व की मैं बात कर रहा था, अंग्रेजी में भी ये हो रहा है। भाषा की राजनीति हो रही है। अंग्रेज इंग्लैंड की हिंदी अंग्रेजी और अमेरिका की हिंदी दोनों अंग्रेजी एक जैसी नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया पर जो राज करना चाहता है, जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, वो अपनी भाषा कायम करना चाहता है। ये भाषा की राजनीति होती है। और एक होती है राजनीति की भाषा, वो ये होती है कि हम कहते कुछ है और करते कुछ है। शब्दों के कोई मायने नहीं होते हैं, शब्दों में कोई अर्थ नहीं होते हैं, अर्थ बदलते रहते हैं। ये हिंदी का जो स्वरूप है,
इस हिंदी के कितने रंग हो सकते हैं, आप विभिन्न प्रांतों में जब जाएं तब आपको दिखाई पड़ता है। यही नहीं, आप जब एक बृहत्तर दुनिया में प्रवेश करते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो स्पेन में जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, पोलैंड में जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, चाइना में लोग जो हिंदी बोल रहे हैं, अमेरिका में लोग जो हिंदी बोल रहे हैं, उसके भी अलग अलग शेड्स मिलेंगे। यही नहीं, जो मूल भाषी है, जो स्रोत भाषा को जानता है और वहां जो प्रवासी हो गया है, उसकी भी हिंदी में भी आप देखें कि कितना परिवर्तन दिखाई पड़ता। वो हिंदुस्तान में रहने वाला, भारत में रहने वाला जो व्यक्ति है, उसी की तरह से हिंदी नहीं बोलता, उसके अनेक रंग आपको दिखाई पड़ेंगे। हिंदी के साथ सबसे बड़ी जो विशेषता उसकी ये है, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, वो समावेशी है। और दूसरी बात ये कि हिंदी बाजार और व्यवसाय की भाषा हो गई है। और हाँ, मैं किसी का भी इसमें प्रश्न आ रहा है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना पाते। मित्र, यह बहुत विवाद का विषय है, और ये अक्सर जब हम विदेश में होते हैं तो वहाँ के जो अध्यापक हैं, जो छात्र हैं, ये सवाल अक्सर करते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पा रही है। मैं उस पक्ष पर थोड़ा सा बाद में आऊंगा, थोड़ा अपनी बात में कहूँ। मेरा ख्याल है कि जब हम प्रश्न और उत्तर का जब सेशन रखेंगे तो 5-7 मिनट मैं मधु जी से और आलोक जी से कहूंगा कि जो प्रश्न करता है उनके प्रश्नों को नोट कर ले, और मैं 5-1 मिनट में उसका जवाब देना चाहूंगा। मैं कहना यह चाह रहा था कि हिंदी एक समावेशी भाषा है, और इसने बहुत सी भाषाओं के शब्दों को बचाया हुआ है। हिंदी की जो ताकत है, उसको अब सरकार भी महसूस कर रही है, और यह महसूस होना भी चाहिए, यह जरूरी भी है। मैं समझता हूं कि भारत में हिंदी ही वह भाषा है जो हमारी भारत की जो संस्कृति है उसको लेके चल रही है। एक भाषा अगर कोई है, इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ, और उस विवाद में गांधी जी ने जो अपना पक्ष रखा, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हिंदुस्तान की जो राष्ट्रभाषा अगर कोई हो सकती है तो वो हिंदी हो सकती है। लेकिन गांधी जी ने ऐसी हिंदी की वकालत की थी जो समावेशी हो, सबके योग्य हो, सब उसका इस्तेमाल कर सकें। वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्ष में नहीं थे। इसलिए हिंदी, अगर सवाल उठाया जा रहा है कि राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी, उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ राजनीतिक कारण हैं और कुछ सांस्कृतिक कारण भी हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा देश सांस्कृतिक बहुलता का देश है, और इस सांस्कृतिक बहुलता में बहुत सी चीजें हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, इतनी तरह की भाषाएं हैं, रहन सहन है, इतने तरह के लोक विश्वास हैं, धर्म है, राजनीति है, तरह की राजनीति भी है। तो इस तरह से ऐसे बहुलतावादी और भाषाओं की तो इतनी बहुलता हमारे यहाँ है, बोलियों की इतनी बहुलता है कि सोच करके आश्चर्य होता है। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है, जो राज सत्ता है, वो अगर बहुत
आत्मीयता के साथ भाषा के साथ व्यवहार करे, तो मैं नहीं समझता हूं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती थी। अनेक ऐसे देश हैं जहां अनेक तरह की बोलियां हैं, अनेक तरह की भाषाएं हैं, छोटी छोटी भाषाएं हैं, बावजूद इसके वहां वहां पर एक भाषा है। चीनी भाषा में भी बहुत सी डायलेक्ट्स हैं, लेकिन उनके यहाँ एक भाषा है। दूसरी बात ये मैं मानता हूं कि हमें गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा, आत्मग्रस्तता, हीन भावना, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और जब तक हम हीन भावना से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जरूरी है कि हम, सबसे बड़ी बात ये कि हम हिंदी का व्यवहार करें। लेकिन एक तरफ हिंदी वैश्विक होती चली जा रही है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब तो जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें भी अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात मित्रों ये भी है कि हमारे यहाँ सत्ता की भाषा और जनता की भाषा दोनों में फर्क है। इसलिए यह जो इतना लंबा फाक है, उस फाक को जब तक नहीं काटा जाएगा, तब तक हिंदी को वो स्थान नहीं मिलेगा, चाहे हम जितने मर्जी विश्व हिंदी सम्मेलन करवा लें। जब तक यथार्थ की धरातल पर बिल्कुल ठोस प्रयास के साथ हम हिंदी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम हिंदी का भला उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं जैसे सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रभाषा कब बनेगी। इसलिए मैं समझता हूं, और ये जो सरकारें होती हैं, जो सत्ताएं होती हैं, वे भाषा की राजनीति करती हैं, क्योंकि अगर भाषा की राजनीति वो नहीं करेंगे तो इतने दिनों के बाद हमारे संविधान सभा ने 15 वर्ष का समय दिया था, लेकिन 15 वर्ष क्या, आज आजाद हुए 70 साल हो गए और अभी तक हम अपनी एक राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा खराब लगता है कि हम लोग अपनी भाषा का दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस। दुनिया के ऐसे किसी देश में मैं नहीं देखा दुनिया की जहां पर अपने देश की भाषा का दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप उसके खुश होने के लिए जैसे बर्थडे मनाते हैं वैसे बर्थडे मनाते रहिए, लेकिन ये कोई सुखद बात नहीं है। लेकिन जब सुखद नहीं है तो जो सुख और दुख तो जीवन का मित्रों, ये दो किनारे हैं और उन किनारों के बीच में ही हमें चलना पड़ता है। हिंदी को जब से संघ लोक सेवा आयोग में स्थान मिला है, तब से हिंदी को लेकर के लोगों में एक जागरूकता आई है। और आप ये देख रहे हैं, ये बहुत एक मतलब शुभ बदलाव है कि अब जिनका अंग्रेजी पर वर्चस्व है वही आईएएस की परीक्षा में नहीं सफल होंगे। जो अच्छी हिंदी जानते हैं और हिंदी माध्यम में जो परीक्षा दे रहे हैं, वे भी प्रशासनिक सेवाओं में आ सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जब आदमी प्रशासनिक सेवाओं में आ जाता है, तब उसकी भाषा बदल जाती है। वो फिर सत्ता की भाषा बोलता है, राज करने वाली भाषा बोलता है, और वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है। आप देखिए कि सरकार से जो तमाम नोटिफिकेशंस आते हैं, अधिसूचनाएं आती हैं, उन अधिसूचनाओं की जो हिंदी है वो हिंदी
ओरांग ओटांग लगती है। मतलब ना उसकी अंग्रेजी समझ में आती है, ना उसकी हिंदी समझ में आती है। जैसे लगता है कि किसी इंग्लैंड वाले को बुलाना पड़ेगा वो अंग्रेजी समझने के लिए, और किसी ऐसे विद्वान को बुलाना पड़ेगा। वह हालांकि मेरा ख्याल है उसका भी माथा चकराएगा जिस तरह का अनुवाद हो करके आता है। तो सवाल ये है कि हम किस तरह की हिंदी का विकास करना चाहते हैं। लेकिन हिंदी की का जो क्षेत्र है वो काफी व्यापक हुआ है। हिंदी बहुत फैली है। फैली इसलिए है कि हिंदी के 50 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट के प्रयोक्ता हैं और लाखों ब्लॉग्स और सैकड़ों पत्रिकाएं हैं हिंदी की। ये हिंदी की ताकत है। मित्रों, बहुत पहले एक जर्मन के विद्वान प्रोफेसर लोथार लोत्से ने कहा था कि हिंदी को जाने बिना हम भारत को नहीं समझ सकते। ये ही नहीं, बल्कि हिंदी को जानने के लिए या हिंदी को जन्माने के लिए मैं तो ये कहूंगा जितने भी हमारे यहाँ हिंदी शिक्षण की संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं अगर विदेशियों के लिए भी हिंदी माध्यम में कुछ पाठ्यक्रम विकसित करें तो मैं समझता हूं कि ये हिंदी के लिए बहुत शुभ होगा, हिंदी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू जैसी कंपनियां हिंदी में सॉफ्टवेयर बाजार की मांग के अनुसार लेके आई। इसलिए मैं हिंदी के वैश्विक रूप पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि हिंदी हमेशा से ही लोकप्रिय भाषा रही है। अगर इसकी लोकप्रियता इतनी नहीं होती या हमारी जो संस्कृति है जिसकी वाहिका है हिंदी इतनी बहुआयामी नहीं होती, तो तमाम जो विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने रिसर्च किया है हमारी हिंदी पर, आज भी रिसर्च वो लोग कर रहे हैं। और आप जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विदेश में जाएं तो पता चलता है कि हिंदी की क्या ताकत है। मेरे मित्र है प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी, जो इंग्लैंड में सोवास में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, द हिंदी पब्लिक स्फीयर, हिंदी का लोकवृत्त, जिसका हिंदी में अनुवाद मिलाप ने किया। इससे पता चलता है अनेक विद्वान हैं जो लोग हिंदी में काम कर रहे हैं, हिंदी साहित्य और भाषा दोनों को लेकर के कार्य कर रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि उतनी आंतरिकता के साथ, उतने कमिटमेंट के साथ हम लोग अपनी भाषा और साहित्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहे। माफ कीजिएगा इसके लिए मुझे आप। तो चूंकि अब इस समय 150 से भी 160 लगभग 160 से भी ज्यादा देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, आखिर कुछ न कुछ है तो ऐसा, ताकि वो लोग हमारी भाषा से, हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। हिंदी की ताकत के रूप में आप देखते हैं कि इस समय जो मीडिया है, मीडिया की भी जो भाषा है उसमें हिंदी को प्रमुखता से स्थान मिल रहा है। अनेक तरह के चैनल इस समय हिंदी में हैं और इसका कारण ये है, कारण इसका ये है कि इस समय
पूरे देश में हिंदी का वर्चस्व है। तो जो मीडिया है, जो फिल्म है, उनको मालूम है कि हिंदी अर्थार्जन की भाषा है। मैंने पहले आपसे कहा था कि ये बाजार से जुड़ी हुई है, या उसका हिंदी का अपना बाजार है, और बाजार होने की वजह से आज जो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जो भूमंडलीकृत दुनिया है, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया एक गांव हो गई है, ग्लोबल विलेज के रूप में हम उसे देखते हैं, उस ग्लोबल विलेज में भाषाओं की भी का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। ये जो भूमंडलीकरण है ठीक है, ये एक आर्थिक संरचना है, आर्थिक अवधारणा है, लेकिन इस आर्थिक अवधारणा में आप देखेंगे कि भाषाओं का भी कैसे द्वंद्व हो रहा है। तो मेरे असल में मैं जब बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, और ये कुछ लोगों का देख रहा हूं कि वो सरकार की जो भूमिका है उसके बारे में पूछ रहे हैं। सरकारों को मैं क्यों दोष दूं? हम तो यही कहेंगे, मैं तो ये कहूंगा कि हम पहले अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम अच्छी हिंदी बोलें, और अच्छी, मैं कहता हूं कि भाषाओं का, अक्सर मैं कहा करता हूं अपने वक्तव्यों में, भाषणों में, कि कोई भाषा किसी भाषा की विरोधी नहीं होती है। सवाल ये है कि हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि हम अपना लोहा मनवा लें, कि लोग हमारे पीछे पीछे चलें। अगर हमारे भीतर ताकत रहेगी तो दुनिया हमारे पीछे भागेगी। मुझे याद है कि चंद्रशेखर जी की जब सरकार बनी थी, तब उन्होंने ये आवश्यक किया था कि जो दवाइयों के कार्टन्स हैं उन पर हिंदी में लिखा जाए कि ये कब तक इसकी वैधता है, और कब इसकी 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 निर्मित कब हुई। लेकिन 6 महीने लगभग उनकी सरकार रही, और उसके बाद ये सब खत्म हो गया। कोई कोई कंपनी होगी जो शायद लिखती है, एक आध ऐसे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश आप देखेंगे कि वो अंग्रेजी में लिखा होता है। मित्रों, आज जिस महामारी से बहुत हम सब पीड़ित हैं, पूरी दुनिया पीड़ित है, और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो संभवतः एक देश से निकली थी। उस देश में मैं 2.5 साल रहा, और मैंने ये महसूस किया कि जो भाषा की जो आंतरिकता होती है, भाषा के प्रति जो राष्ट्रीय भावना होती है, वो कैसे होती है। आप चीन में चले जाइए, कोई प्रोडक्ट जो है उसमें अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता है। आपके लिए जो बना के भेजते हैं वो उसमें 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 जरूर वो मेड इन चाइना लिखते हैं। चीन में बना हो नहीं लिखते, मेड इन चाइना लिखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन अपने यहाँ उनको जो करना है वो सब कुछ अपनी भाषा में है। यहां तक कि, हालांकि मेरा इसमें रिजर्वेशन है कि भाषा को लेकर के हमें बहुत दुराग्रही नहीं होना चाहिए, और चूंकि हिंदी का एक वैश्विक रूप विकसित हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ जब अनेक तरह की अवधारणाएं आएंगी तो ऐसी भाषा भी बदलेगी। अब स्कूल और कॉलेज के लिए हमारे यहाँ शब्द हैं, विद्यालय और महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी के लिए विश्वविद्यालय है, लेकिन जबान पर जो चढ़ा हुआ है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। और जो चीजें हमारे नहीं थी, जो बाहर से आई और उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उसको निकाल करके बाहर फेंकने की आवश्यकता भी नहीं है, उसको अछूत समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए हिंदी बदलेगी। हिंदी वही नहीं होगी
जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले जो हिंदी थी, वही हिंदी आप 21वीं शताब्दी के बाद में देखेंगे। हिंदी को लोकप्रिय बनाने में हमारे फिल्मों और जो चैनल्स हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य का योगदान अपनी तरह से होता है, लेकिन जो दृश्य माध्यम है, इन दृश्य माध्यमों के द्वारा मैं समझता हूं कि भाषा को विस्तार देने में बहुत मदद मिलती है, और हिंदी को विस्तार देने में दृश्य माध्यमों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे ही आप विदेश में जाते हैं तो वो लोग हिंदी के फिल्मों की चर्चा करते हैं और हिंदी के गाने शुरू कर देते हैं। बल्कि 4-5 देशों में मुझे जाने का अनुभव प्राप्त हुआ, और उसमें उन लोगों से मैंने पूछा कि आप लोगों को हिंदी फिल्में क्यों अच्छी लगती, तो उनका कहना था कि एक तो हिंदी फिल्मों में गीत होते हैं, गाने होते हैं और नृत्य होता है, और तीसरी बात यह कि उन फिल्मों में भारत की संस्कृति कहीं ना कहीं झलकती हुई दिखती है। उस संस्कृति को वो समझना चाहते हैं। मैं चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय में था, और पहली क्लास में मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग हिंदी क्यों पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदी के माध्यम से भारत को समझना चाहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि क्या, आप कल्पना कीजिए कि क्या हिंदी जाने बिना कोई विदेशी भारत को समझ सकता है? अंग्रेजी के माध्यम से कम नहीं समझता है। सुदूर अगर उसको आदिवासी क्षेत्रों में जाना हो, हालांकि वहां की भाषा तो भी अलग है, या मजदूरों से बात करनी है, श्रमिकों से बात करनी है, गांव के लोगों से बात करनी है, मान लीजिए कोई जायसी पर रिसर्च कर रहा है, तो बिना अवधि जाने या हिंदी जाने कैसे वो वहां की संस्कृति को समझेगा? तो जो भाषा होती है वो किसी भी देश की संस्कृति को रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंबित करती है, और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है। इसीलिए मैं समझता हूं कि राष्ट्रभाषा का जब सवाल उठेगा तो गांधी जी की बात बिल्कुल ठीक लगती है कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, और कोई भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। मित्रों, उत्तर शती में उन्हीं भाषाओं का वर्चस्व होगा जो इंटरनेट, वेब और सोशल मीडिया से जुड़ेंगी। जो भाषा इस दिशा में अपेक्षित गति से नहीं बढ़ेगी, वो भाषा बहुत पीछे चली जाएगी। परंतु हिंदी को उपयोगितावादी और उदारवादी दृष्टि अपनानी होगी। वर्तमान समय में वेब लिंक्स और गूगल के माध्यम से हिंदी में अनेकों वेबसाइट्स हैं, अनेकों ब्लॉग्स हैं, हजारों की संख्या में ई जर्नल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, हिंदी कोश हैं, शब्दकोश हैं, और हिंदी शिक्षण से संबंधित अनेक पोर्टल्स हैं। ये हिंदी को एक ऐसी वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा माध्यम है। आप देखिए
कि सोशल मीडिया पर हिंदी की सामग्री का कितना इजाफा हुआ है, और उसके उलट आप देखिए कि अंग्रेजी की क्या स्थिति है। जिस हिंदी जात की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा करते हैं, उस हिंदी जाति ने सोशल मीडिया को किस रूप में अपनाया है। बाजार की जो शक्तियां हैं, उन बाजार की शक्तियों में हिंदी जो है एक तरह से आवाजाही कर रही है। यहां तक कि आप देखें कि हिंदी के चैनलों की संख्या निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। बाजार की स्पर्धा के कारण अंग्रेजी चैनलों का हिंदी में रूपांतरण हो रहा है। यह हिंदी के लिए एक शुभ संकेत है। शिक्षण, प्रौद्योगिकी, तकनीकी तथा बहुत सारे माध्यमों में हिंदी को पहल भी करनी पड़ेगी, जिससे हमारे जो संबंध है उसमें एकात्मता की भावना का संचार हो सकता है। मंडलीकरण के दौर में या आज के दौर में हिंदी ने एक बहुत प्रभावशाली भाषा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन जिस डिजिटल इंडिया में हम प्रवेश कर चुके हैं, उसमें अगर कंप्यूटर की भाषा हिंदी में भी हो जाए तो ये हमारे लिए सोने में सुहागा हो सकता है। आप देखेंगे कि चीन जैसे देश ने अंग्रेजी को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया, और उसने सारे उसके सर्च इंजन्स जो हैं, वैडू जो है और तमाम जो है, वो सब चाइनीज भाषा में है। इसीलिए वो बहुत सुरक्षित भी है, ज्यादा उसमें कोई तोड़ फोड़ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं कुछ सुझाव भी ऐसे दूंगा कि ताकि और हिंदी कैसे हम उसको, जो आगे आने वाली हिंदी है, जो वर्तमान समय में जो हिंदी है, उसको कैसे और विकास के चरणों पर लगाया जा सकता है। कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है मूल रूप में हिंदी में हो, गूगल हिंदी इनपुट से काम नहीं चलता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप गूगल हिंदी में अनुवाद करके टाइप करते हैं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, गड़बड़ियां होती हैं। दूसरी बात है कि जो आरंभिक कक्षाएं हैं, शुरू से ही अगर हिंदी टंकण की जानकारी बच्चों को दी जाए, उनको सुविधा दी जाए, तो हाँ बिल्कुल ठीक बात किसी ने टाइप किया है जापान और साउथ कोरिया में। जापान क्या, वो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां चीन जैसी ही व्यवस्था है, उन्होंने अपनी व्यवस्था कर, ताइवान में भी है। दूसरा है कि जो भारत में बिकने वाले कंप्यूटर हैं, उनमें ऑपरेटिव सिस्टम में अगर हिंदी हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। भारतीय भाषाओं का जो सॉफ्टवेयर लीला है, उसकी देशी और विदेशी शिक्षार्थियों के शिक्षण हेतु जानकारी देनी आवश्यक है। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड हिंदी शिक्षण का बहुत प्रभावी माध्यम हो सकता है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा निर्मित संधान हिंदी सर्च इंजन, इसकी जानकारी आम जन तक पहुंचाया जाए। और कर दे सवाल 5 मिनट में बस खत्म कर रहा हूं। मधु जी जी सर, मधु जी 5 मिनट में। बिल्कुल सर।
हमें वो भी सुनना है 2 लाइन सर। हेलो। कबीर के 2 लाइन सुनने हैं सर। गिरीश्वर मिश्रा सर भी जुड़े हुए हैं सर, तो हाँ, आप कबीर की 2 लाइन भी सुनेंगे सर आपकी आवाज में सर। अच्छा अच्छा, हाँ मैं बस 5 मिनट अभी समाप्त कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। सवाल भी कई उठते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आज जिस तरह की हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदी का जिस तरह प्रयोग हो रहा है, क्या वो हिंदी के स्वरूप को बिगाड़ नहीं रहा है? ये हो रहा है, लेकिन मैं यही कहता हूं कि साहित्य की भाषा और होती है, मीडिया की भाषा और होती है, और जनता की भाषा और होती है। यही तो समस्या है। इसमें कैसे एकात्मता लाई जाए, एक रूपता लाई जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखेंगे मित्रों, एक समय में जब नवभारत टाइम्स के संपादक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हुआ करते थे और जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी हुआ करते थे, उस समय का जो जनसत्ता है वो देखिए, उस समय का जो नवभारत टाइम्स है वो देखिए, और आज जिस जिस कलेवर में, जिस रूप और रंग में नवभारत टाइम्स और जनसत्ता छप रहे हैं, और बाकी अखबार, आप दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, यहां तक पंजाब केसरी भी जब शुरू हुआ था तो उसकी भाषा बड़ी अच्छी थी, लेकिन सब चौपट हो गया है, सब गड्ढ-मड्ढ हो गया है। यहां तक कि जो दृश्य माध्यम है उसमें भी देखिए कैसे भाषा का तोड़ फोड़ हुआ है, कैसे अंग्रेजी के शब्द उसमें लगातार निरंतर प्रवेश करते चले गए हैं। और कई बार तो जब लोग धन्यवादी हैं जैसे शब्द का प्रयोग करते तो बड़ी हंसी आती है। आज तक जो एक चैनल है हिंदी में, न्यूज चैनल, आप याद कीजिए सुरेंद्र प्रताप को, जिन्होंने इस चैनल को शुरू किया था, और कैसी प्रांजल हिंदी थी उसकी। कोई चैनल आज जोन के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग नहीं करता है। कंटेनमेंट जोन, यहां तक कि क्वारंटाइन, कोरोना, देखिए हिंदी ने तो एक ही वर्ण से दोनों काम चला लिए, दोनों ही, कोरोना भी और क्वारंटाइन भी, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए 2 वर्ण हैं, सी और क्यू। ये हिंदी की ताकत है। मित्रों, बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर हिंदी में, और आज की जो हिंदी है उसके स्वरूप में किस तरह से परिवर्तन आए हैं, उस पर बहुत लंबा मेरा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन चूंकि तकनीकी कारणों से हम लोग बहुत लगभग 10-15 मिनट विराम से चल रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर कर सका हूं। कुछ जो मेरे दिमाग में चीज़ें 2-3 दिनों के अंदर इधर कौंधी हैं, उनको मैं अब तक डिलीवर शायद कर पाया हूं। और आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित कर इस तकनीकी के माध्यम से अपने तक जोड़ा है। मैं रामानुजन कॉलेज का और मित्र और बल्कि हमारे छात्र संघ हैं वो डॉक्टर आलोक पांडे, मधु जी और अनुपम जी और नवाब सिंह जी, और हमारे बड़े पुराने मित्र डॉक्टर विनोद गुप्ता। बल्कि आप लोग बताऊं, मैं तो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कॉलेज वेबिनार करवा रहा है और मुझे आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि अरे आपका कॉलेज है सर। मैं इस कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ। जी सर, आपका कॉलेज है सर, इसीलिए मैं आपका कॉलेज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया सर कि आपने समय निकाला।
और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी तकनीकी कारणों से फंस जाऊं, मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है कि मेरा, मैं बोल तो पा रहा हूँ, मेरा वेबकैम काम नहीं कर रहा है। और सर आपने बहुत अच्छे तरीके से जो आपने खाई के पान बनारस वाला गीत से जो आपने व्याख्या किया, वो बहुत ही लगा कि किस तरह चमत्कार होता है, इसे भाषाई चमत्कार कहते हैं। उसके अलावा आपने तकनीकी के बारे में बताया, और कैसे जो एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, कोई भी भाषा किसी भी भाषा की विरोधी नहीं होती, भाषा में अपना दम होना चाहिए कि वो अपनी एक झलक अलग जगह बना ले। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे हिंदी इस कदम की ओर आगे बढ़ रही है, और धीरे धीरे हिंदी अपना स्थान बना रही है, और एक दिन वह समय जब जरूर आएगा कि हिंदी अपना परचम भी लहराएगी। और आप जैसे हिंदी सेवी लोग जब इसके लिए काम कर रहे हैं सर, तो दिन दूर नहीं होगा। और सर एक आप सवाल तो बहुत सारे हैं, उन सवालों से पहले सर 2 लाइन एक कबीर की कोई पंक्ति आप सुना दें, बहुत डिमांड था लोगों का, फिर हम 1-2 सवाल लेके अपनी बात कर सर लय में सुनाना है या कि ऐसे? सर लय में सुना देंगे, उससे अच्छा क्या हो सकता है सर। ठीक है, 2 लाइनें में सुना देता हूँ। जी सर, 2 लाइनें सर। नई हरवा नई हरवा हम कान भावे हम कान भावे नैहरवा 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 हम कान भावे हम कान भावे। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति सर आपकी, बहुत बढ़िया सर। और एक ताल में भी सर का जवाब नहीं है। मैंने इसे सर को मैंने सुन रखा है सर का, सर ने तो अभी 2 लाइन सुनाया, मैंने सर का पूरा लाइन सुन रखा है, और फेसबुक पे भी मैंने देख रखा है। हाँ, ये एक बार मैं थोड़ा सा मोबाइल से रिकॉर्ड करके डाल दिया था उसे फेसबुक पर, तो चूंकि ये वहां पर पूरा गाया हुआ है, इसलिए मैंने केवल 2 लाइनें ही गाई हैं। सर बस 1-2 सवाल लेना जरूरी होगा तो सर। मुझे कबीर बहुत प्रिय है। कबीर सर एक बार आपसे हम पूरा कबीर की वाणी ही सुनेंगे, क्योंकि आप जरूर रामानुजन कॉलेज तो आपका घर है, और आपका पुराना घर है, जैसे होता है मायका और ससुराल। भले ही आप दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हैं, लेकिन मूल घर तो सर रामानुजन कॉलेज है सर, रामानुजन कॉलेज। बिल्कुल सर हम सुनते रहेंगे सर। तो एक मधु मैम 1-2 सवाल ले लें आप। सवाल कुछ सवाल आप जो लगे कि कुछ सवाल आए हैं, 1-2 सवाल लें, तो गिरीश्वर मिश्रा सर को मैं जोड़ दूं। हाँ सर, शायद गिरीश्वर जी इंतजार कर रहे होंगे ना? जी सर, जी 1-2 सर 1-2 सवाल ले रहे हैं बस। पहला सवाल सर, पहला सवाल डॉक्टर गरिमा जैन का है। वो पूछ रही हैं कि क्या भाषा की ताकत से ज्यादा ताकतवर है भाषा की राजनीति? आज के संदर्भ में पूछनी है सर। सवाल जरा रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। भाषा की ताकत से ज्यादा ताकतवर है